तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। तो आज से हम लोग अपनी केमिस्ट्री की क्लास भी स्टार्ट कर रहे हैं। केमिस्ट्री की क्लास जहां पर हमने आपको फिजिक्स पढ़ा दिया है 3 पार्ट तक, वहीं आज से केमिस्ट्री हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे। देखिए, केमिस्ट्री पढ़ना इसलिए भी ज़रूरी हो जाता है क्योंकि बोर्ड एग्जाम में केवल फिजिक्स से ही नहीं आएगा, उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों आएंगे। तीनों को हम लोग क्या करेंगे, बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझेंगे। तो फिजिक्स तो हमने 3 पार्ट तक पढ़ा दिया था, अब बारी है केमिस्ट्री की। तो इस तरीके का कुछ हम लोगों ने सेटअप किया है जिसकी वजह से आपको वीडियो और इसका पीडीएफ आराम से मिल पाएगा। अगर हम आपको वाइट बोर्ड पे पढ़ाते तो वहाँ पर आपको पीडीएफ नहीं दे पाते, लेकिन यहाँ पर हम आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड कर पाएंगे। यानी ये सारी चीज़ें जो आप देख रहे हो, इसको आप अपने मोबाइल में भी एक्सेस कर सकते हो एज ए पीडीएफ। तो आपको पीडीएफ कहाँ मिलेगा, इसको भी हम लोग वीडियो के लास्ट में बता देंगे, या अभी बता देते हैं। आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। आप क्या कर लीजिए, टेलीग्राम टेलीग्राम नाम का एक एप्लीकेशन होता है। आप अगर प्ले स्टोर पर जाएंगे और सर्च करेंगे कि टेलीग्राम, तो आ जाएगा। जैसे आप व्हाट्सअप में अपने नंबर से रजिस्टर करते हो, ऐसे वहाँ पर टेलीग्राम में रजिस्टर कर लेंगे। उसके बाद हम लोग डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दे देंगे, आप वहाँ से टेलीग्राम चैनल हमारा ज्वाइन कर लीजिए। जैसे ही आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करेंगे, वहाँ पर हम आपको ये सारी चीज़ें जो हम यहाँ पर पढ़ा रहे हैं उसकी पीडीएफ हम वहाँ पर आपको दे देंगे। बहुत ही बेहतरीन तरीके से कंटेंट हम आपको प्रोवाइड कराने वाले हैं इस साल। तो हमारे साथ जुड़कर क्लास 10th की तैयारी को आप मजबूत बनाइए। और अगर हमारी वीडियो पसंद आएगी तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाइएगा, ठीक है। और वीडियो अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा। मैथ की जो वीडियो है वो आपको वाइट बोर्ड पर मिलेगा, जैसा कि आप पिछली वीडियो में देखे थे कि मैथ जैसे हम लोग पढ़ाते थे वैसे ही पढ़ाएंगे। बाकी जो अदर सब्जेक्ट हैं, जैसे केमिस्ट्री हो गया, फिजिक्स हो गया, हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, इन सारी चीज़ों का जो आपका वीडियो रहेगा वो इस तरीके से फेसलेस रहेगा, जहाँ पर हम आपको दिखाई तो नहीं देंगे, हमारी आवाज़ आपको सुनाई देगी और ये पूरा का पूरा क्लास आपको दिखाई देगा। देखिए, अगर हम चाहते तो यहाँ पर अपनी वीडियो भी लगा सकते थे, यानी हम भी विजिबल हो सकते थे। बट अगर हम दिखाई देंगे बगल में और ये सारी चीज़ें दिखाई देंगी तो हो सकता है आपका ध्यान भटक जाए, जिसकी वजह से हमने आपको इनविजिबल कर दिया है। मतलब हमने आपको इसमें से हटा दिया है, अपने आप को इसमें से हटा दिया है, ठीक है। जिसकी वजह से आपका पूरा कंसंट्रेशन इस पर, पढ़ाई पर रहे और आप अच्छे से पढ़िए और अच्छा नंबर लेकर आइए, यही हमारे चैनल का उद्देश्य है। तो चलिए, केमिस्ट्री पढ़ने वाले हैं। पहला पाठ, पहले पाठ का नाम क्या है, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। पहले पाठ का नाम रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण है और इससे क्वेश्चन भर भर के पूछता है, हर साल पूछता है। तो किस तरीके से क्वेश्चन पूछेगा, सबसे पहले तो हम लोग पहले क्लास पूरा पढ़ेंगे, उसके बाद इसमें से जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें होंगी उसको हम हाईलाइटेड कर देंगे, ताकि आप उन चीज़ों को याद कर लीजिए। और इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगा, आप वहाँ से भी इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, यहाँ पर आज हम लोग पढ़ने वाले हैं आपका रसायन विज्ञान, यानी पार्ट 1। पार्ट 1 का नाम क्या है, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, ठीक है। और ये किसके लिए है, तो जो भी बच्चे यूपी बोर्ड का एग्जाम देने वाले हैं 2026 में, उनके लिए है। देखिए, आपके पास समय कम है, अभी अक्टूबर लगने वाला है, सितंबर एकदम ख़त्म है। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 3 महीने का आपके पास समय है। जनवरी में आपके पास बिल्कुल समय नहीं रहेगा, क्योंकि जनवरी में शीतलहरी की छुट्टी, इधर की छुट्टी, उधर की छुट्टी, ये प्रोजेक्ट करना है, वो प्रोजेक्ट करना है, ऐसे में आपका समय चला जाएगा और आप बहुत अच्छे तरीके से नहीं पढ़ पाओगे। इस वजह से आप अभी से पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए। तो देखिए, शुरू होता है जो हमारा चैप्टर, वो होता है भौतिक परिवर्तन से। देखिए, भौतिक परिवर्तन क्या होता है। अगर हम बात परिवर्तन की करें तो परिवर्तन का मतलब ये होता है कि जो पहले जैसा अब न रहा हो, यानी जो पहले है वो अगर अब नहीं है तो जाहिर सी बात है उनमें परिवर्तन हो चुका है। तो जब हम लोग केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो केमिस्ट्री में 2 तरीके के आपको परिवर्तन देखने को मिलते हैं। पहला होता है भौतिक परिवर्तन और दूसरा होता है आपका रासायनिक परिवर्तन, ठीक है। तो भौतिक परिवर्तन को पढ़ लेते हैं। देखिए, भौतिक परिवर्तन क्या होता है, ऐसे परिवर्तन जिनमें केवल पदार्थ की भौतिक अवस्था, आकार एवं भौतिक गुणों में ही परिवर्तन होता है, परंतु उनके रासायनिक संघटन एवं गुणों आदि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, भौतिक परिवर्तन कहलाते हैं। इसका क्या मतलब हुआ,
इसका मतलब ये हुआ कि ऐसे परिवर्तन जिनमें केवल और केवल पदार्थ की बाहरी अवस्था चेंज होती है, जैसे उसका आकार चेंज हो जाए, उसकी आकृति चेंज हो जाए, वो बड़ा है तो छोटा हो जाए, छोटा है तो बड़ा हो जाए, बर्फ है तो आपका गैस बन जाए, द्रव बन जाए, लेकिन उसके अंदरूनी पार्ट यानी उसके रासायनिक संगठन से मतलब होता है कि जिनसे मिलकर वो पदार्थ बना होता है, उनके संगठन और उनके गुण में कोई परिवर्तन नहीं होगा। जैसे अगर आप देखें, हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे अगर हम देखें बर्फ, बर्फ को अगर हम देखें तो बर्फ को अगर हम लोग गला देते हैं, तो बर्फ को गला देंगे तो वो पानी बन जाएगा यानी लिक्विड बन जाएगा। लेकिन क्या बर्फ का गलना भौतिक परिवर्तन है? तो आप कहोगे जी सर ये भौतिक परिवर्तन है। क्यों? क्योंकि इसकी अवस्था बदल गई। यानी बर्फ बर्फ पहले क्या था? ऐसे आइस क्यूब, यानी ये पहले ठोस था। पहले क्या था? ये ठोस था। लेकिन इसको हम लोगों ने गला दिया तो अब ये किस में बन गया? द्रव में बन गया। तो आप चाहे बर्फ को लीजिए चाहे आप द्रव लिक्विड में लीजिए, रहेगा तो वो पानी ही ना। यानी वो पानी ही रहेगा, वो बदलेगा नहीं। ऐसा नहीं है कि पानी से कुछ और बन जाएगा, नहीं, उसकी अवस्था चेंज हुई है। यानी पहले वो ठोस अवस्था में था यानी बर्फ की अवस्था में था, अब वो जल बन गया यानी लिक्विड में आ गया। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया? भौतिक परिवर्तन। ऐसे जल, जल मतलब द्रव अवस्था में है, अगर उसको हम लोग जमा देंगे तो ये किस में बदल जाएगा? ठोस में बदल जाएगा। अगर हम लोग जल को क्या करें? फ्रीज कर दें यानी जमा दें तो किस में बदल जाएगा? आपका ठोस में बदल जाएगा। लेकिन वो रहेगा पानी ही, यानी वो H2O ही रहेगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। तो वही कह रहा है भौतिक परिवर्तन ऐसा परिवर्तन होता है जिसमें पदार्थ की भौतिक अवस्था तो बदल जाती है लेकिन उसका रासायनिक संगठन और रासायनिक गुण नहीं बदलता। क्या कहलाता है? आपका भौतिक परिवर्तन कहलाता है। इतना बात समझ में आया? अगर आपको एग्जाम्पल लिखना होगा पेपर में तो आप लिख लीजिएगा, बर्फ का गलना, जल का जमना और जल का वाष्पीकरण। वाष्पीकरण का मतलब ये होता है कि अगर हम इस जल को गर्म करते हैं, जैसे हम लोग अपने घर में जल को क्या करते हैं? गर्म करते हैं, तो जैसे जल को गर्म करते हैं वो किस में बदल जाता है? भाप में। यानी जल को अगर हम लोग गर्म करते हैं तो किस में कन्वर्ट होने लगता है? भाप में। यानी एक बर्तन ले लें और इस बर्तन में हम क्या कर रहे हैं? जल को ऐसे उबाल रहे हैं। ठीक है, यानी नीचे आग लगाकर जल को क्या कर दे रहे हैं? ऐसे उबाल रहे हैं। तो ये जो जल है ये भाप के रूप में ऐसे ऊपर उठेगा। लेकिन अगर हम इसको ठंडा कर दें तो ये फिर से क्या बन जाएगा? लिक्विड बन जाएगा यानी पानी बन जाएगा। इसका मतलब ये है कि बर्फ का गलना, जल का जमना या जल का वाष्पीकरण, ये सभी क्या हैं? ये सभी आपके भौतिक परिवर्तन के उदाहरण हैं। उम्मीद करते हैं आपको भौतिक परिवर्तन बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं रासायनिक परिवर्तन का, यानी केमिकल चेंजेस क्या होते हैं, रासायनिक परिवर्तन क्या होता है। तो देखिए, भौतिक परिवर्तन से उलट इसमें इसका विपरीत परिभाषा होगा। कैसे? रासायनिक परिवर्तन क्या होता है कि ऐसे परिवर्तन जिनमें पदार्थ के रासायनिक संगठन एवं गुण बदल जाते हैं, यानी जिनसे मिलकर पदार्थ बना होता है वही बदल जाते हैं, यानी रासायनिक संगठन एवं गुण बदल जाते हैं, रासायनिक परिवर्तन कहलाते हैं। क्या कहलाता है आपका? ये रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। जैसे जैसे में दूध का फटना, जंग का लगना, दहन, परमाणु विस्फोट आदि। अब इसको बारी बारी से समझ लेते हैं। परिभाषा तो हमने समझ ही लिया है कि ऐसे परिवर्तन जिसमें पदार्थ के रासायनिक संगठन एवं गुण बदल जाते हैं क्या कहलाता है? आपका रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। अब दूध का फटना, अगर आप दूध को देखें तो दूध को अगर फट जाएगा तो वो खराब हो जाता है, कहते हैं दही बन गया है। ठीक है, यानी अगर हम दूध से दही का बनना भी देखें, दूध से क्या बन जाता है? दही। तो आप देखो कि दूध जो होता है वो लिक्विड फॉर्म में होता है, यानी आपका द्रव अवस्था में होता है और उसका गुण होता है लिक्विड की तरह। जैसे लिक्विड होता है उसका गुण वैसे ही होता है। लेकिन जब दूध से दही बनता है तो दही जो होता है वो अर्ध ठोस बन जाता है, यानी पूरा का पूरा लिक्विड नहीं रहता, वो क्या बन जाता है? आपका अर्ध ठोस बन जाता है। और दूध में जहाँ खट्टापन नहीं होता
वहाँ पर दही में क्या हो जाता है, खट्टापन आ जाता है। यानी दूध से जब दही बनता है तो पूरा का पूरा गुण ही चेंज हो जाता है। यानी दूध का जो गुण था वो आपका दही में नहीं रहता, और जो दही का गुण है वो दूध में नहीं पाया जाता। इसका क्या मतलब हुआ, दूध से दही का बनना एक रासायनिक परिवर्तन है। क्यों? क्योंकि दूध के जितने भी गुण थे वो सभी परिवर्तन के पश्चात बदल गए। यानी दूध जहाँ पहले लिक्विड अवस्था में था वहाँ पर दही जो है वो अर्ध ठोस में हो गया। दूध में खट्टापन नहीं था, दही में खट्टापन आ गया। दही से आप क्या निकाल सकते हो, दही से आप मक्खन निकाल सकते हो। दूध से आप मक्खन नहीं निकाल सकते, दूध से दही बनाओगे, दही से तब मक्खन निकलेगा। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये है कि दूध से दही का बनना क्या है, भौतिक परिवर्तन का उदाहरण न होकर ये रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। ठीक है, देखिए रासायनिक परिवर्तन में जो भी नया पदार्थ बनता है आप अगर चाहो तो उससे मूल पदार्थ नहीं प्राप्त कर सकते। यानी रासायनिक परिवर्तन में जो नया पदार्थ बन गया, जैसे दूध से दही बन गया, आप चाहो कि नहीं सर हम दही से दूध बनाना चाहते हैं, दही से क्या बनाना चाहते हैं, हम दूध बनाना चाहते हैं, तो आप दही से दूध नहीं बना सकते। यानी रासायनिक परिवर्तन में एक बार अगर परिवर्तन हो गया तो परिवर्तन के पश्चात जो नया पदार्थ बनेगा उसका गुण मूल पदार्थ के गुण से हमेशा अलग होगा, और आप उसको फिर से मूल अवस्था में नहीं प्राप्त कर सकते। यानी दही से आप चाहो कि सर हम दूध बना देंगे तो वो दूध नहीं बनेगा। उम्मीद करते हैं आपको रासायनिक परिवर्तन समझ में आया होगा। यानी ऐसे परिवर्तन जिनमें कोई नया पदार्थ बन जाए, पदार्थ के बनने के बाद वो फिर से मूल पदार्थ में न बदले, वही क्या है, रासायनिक परिवर्तन है। जैसे जंग का लगना, जंग क्या होता है, जंग एक तरीके से लोहे में लगता है। जैसे मान लेते हैं ये हमारा लोहा हो गया, लोहे को अगर हम खुले में छोड़ देंगे या नम वायु में रख देंगे या ऐसी जगह पर रख देंगे जहाँ पर नमी हो यानी पानी हो, तो धीरे धीरे लोहे में क्या लगने लगता है, जंग लगने लगता है। यानी लोहे की जो ऊपरी परत है वो धीरे धीरे हवा के संपर्क में आकर क्षय होने लगती है, जिसको हम लोग बोलते हैं जंग का लगना। तो ये जो जंग का लगना है ये भी आपका रासायनिक परिवर्तन का ही उदाहरण है। क्योंकि जब जंग लग जाती है तो उसमें आप देखा करो लोहे की परत जो है वो खराब होकर बाहर टूट टूट कर गिरने लगती है। आप चाहो कि उससे हम लोहा बना लें तो आप उससे लोहा नहीं बना सकते, क्योंकि लोहा अब पूरी तरीके से टूट चुका है, खत्म हो चुका है। दहन, दहन में क्या होता है कि अगर हम किसी पदार्थ को जला देते हैं, जलाने के पश्चात वो पदार्थ राख में कन्वर्ट हो जाता है। यानी उसमें से उष्मा निकलेगा, प्रकाश निकलेगा, और वो जो पदार्थ है उसका अपशिष्ट पदार्थ है जिसे हम लोग राख बोलते हैं, वो हमें प्राप्त होता है। अगर आप कहो कि एक लकड़ी को हम क्या करें, जला दें, एक लकड़ी को क्या कर दें, हम लोग जला दें, लकड़ी को जलाने के बाद हम आपसे कहें कि आप फिर से हमको वही लकड़ी दे दीजिए जो आपने जलाया था, तो आप फिर से वो लकड़ी नहीं दे पाओगे। क्यों? क्योंकि वो लकड़ी जल चुकी है, जलने के पश्चात उसका अवस्था परिवर्तन हो चुका, उसमें जितनी भी ऊर्जा थी वो उष्मा एवं प्रकाश के रूप में बाहर निकल चुकी है, और जो उसका अपशिष्ट पदार्थ था वो राख के रूप में कन्वर्ट हो चुका है, यानी राख के रूप में बदल चुका है। तो आप चाहकर भी उस लकड़ी को फिर से नहीं ला सकते या फिर से नहीं बना सकते। परमाणु विस्फोट, परमाणु विस्फोट का मतलब क्या होता है, जैसे आप जानते हो कि परमाणु जो होता है वो एक बार अगर विस्फोट हो जाए तो इतनी ज़्यादा ऊर्जा निकलती है कि आसपास के इलाकों को पूरी तरीके से क्या कर सकता है, वो विध्वंस कर सकता है। यानी इतना तेजी से ऊर्जा निकालेगा कि पूरा इलाका ही खत्म हो जाएगा। इसीलिए जो आपके परमाणु बम होते हैं उनका प्रयोग एक बार किया गया था नागासाकी और हिरोशिमा पर, उसके बाद से आज तक परमाणु बम का उपयोग नहीं किया गया। क्यों? क्योंकि ये इतने खतरनाक होते हैं कि अगर एक बार ये चल गए तो इतनी ज़्यादा चेन रिएक्शन होगी कि इसको रोकना पॉसिबल नहीं हो पाएगा, एकदम इम्पॉसिबल हो जाएगा। ठीक है, तो ये सभी जो आपके एग्जाम्पल हैं वो किसके हैं, रासायनिक परिवर्तन के। तो उम्मीद करते हैं आपको रासायनिक परिवर्तन बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अब बात कर लेते हैं रासायनिक अभिक्रिया की। रासायनिक अभिक्रिया होता क्या है? देखिए क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है, रासायनिक अभिक्रिया की परिभाषा उदाहरण सहित दीजिए, तो आप कैसे दोगे? देखिए रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, वह अभिक्रिया जिसमें
एक या एक से अधिक पदार्थ परस्पर अभिक्रिया करके नए पदार्थ का निर्माण करते हैं और निर्मित पदार्थ के भौतिक एवं रासायनिक गुण मूल पदार्थों से भिन्न होते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि वह अभिक्रिया जिसमें एक या एक से अधिक पदार्थ परस्पर अभिक्रिया करते हैं, अभिक्रिया करने के पश्चात एक नया पदार्थ बनाते हैं, और जो वो नया पदार्थ बना है उसका भौतिक एवं रासायनिक गुण पुराने वाले पदार्थ यानी जिनसे मिलकर बना है उससे अलग होता है। ठीक है, यानी रासायनिक अभिक्रिया क्या है कि वह अभिक्रिया जिसमें एक या एक से अधिक पदार्थ परस्पर अभिक्रिया करते हैं, अभिक्रिया के पश्चात जो उत्पाद बनता है यानी जो निर्मित नया पदार्थ बनता है उसका भौतिक एवं रासायनिक गुण जो होता है वो मूल पदार्थ से हमेशा अलग होता है, यानी जिनसे मिलकर बना है वो उनसे हमेशा अलग होगा। ठीक है, उदाहरण अगर हम आपको समझाएं यहाँ पर देखिए, उदाहरण के तौर पर अगर हम मैग्नीशियम को ले लेते हैं, किसको ले लेती हैं? मैग्नीशियम को, यानी Mg को। मैग्नीशियम के तार को अगर हम लोग ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं, मैग्नीशियम एक धातु है, ये तार है मैग्नीशियम का तार, ठीक है, जिसको हम लोग किसकी उपस्थिति में जला रहे हैं? ऑक्सीजन की उपस्थिति में इसको जला रहे हैं। तो जलाने के बाद ये क्या देता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड देता है, यानी MgO देता है। ठीक है, MgO देता है, और ये जो MgO होता है ये हमेशा क्या होता है? MgO राख होता है। क्या होता है? राख। यानी अगर आप मैग्नीशियम के तार को जलाएंगे तो आपको सफ़ेद राख देखने को मिलेगा, यानी मैग्नीशियम जहाँ पहले धातु हुआ करता था अब वो क्या हो गया? मैग्नीशियम ऑक्साइड हो गया, और ये एक तरीके से राख के रूप में कन्वर्ट हो चुका है। यानी जो नया पदार्थ बना है मैग्नीशियम ऑक्साइड वो पुराने वाले पदार्थ से अलग है, उसका गुण भी अलग है और उसका काम भी अलग है, वो राख के रूप में कन्वर्ट हो चुका है। ठीक है, अगर इस समीकरण को संतुलित करें तो दो ठो ऑक्सीजन है, यहाँ पर दो ऑक्सीजन लगा देते हैं, और यहाँ पर देखिए दो ठो मैग्नीशियम हो गया तो यहाँ पर दो ठो मैग्नीशियम कर देते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये समीकरण अभी संतुलित है। ठीक है, समीकरण संतुलित कैसे करते हैं हम आपको सिखा देंगे अभी आगे वीडियो में। ठीक है, फिलहाल हम लोग क्या करते हैं, एग्जाम्पल पर फोकस करते हैं। तो हम लोग रासायनिक अभिक्रिया पढ़ रहे थे। रासायनिक अभिक्रिया में हमने आपको यहाँ तक समझा दिया कि देखिए, एक या एक से अधिक पदार्थ जब परस्पर अभिक्रिया करके कोई नया पदार्थ बनाते हैं तो जो नया पदार्थ है वो हमेशा मूल पदार्थ से अलग होता है। जैसे मैग्नीशियम यहाँ हमने कहा धातु है, उसको अगर हम लोग ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाएंगे तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का राख बनेगा। ठीक है, तो ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड का यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड का हमको राख का मतलब होता है सफ़ेद चूर्ण मिलेगा। ठीक है, जो भौतिक एवं रासायनिक गुणों में हमेशा मैग्नीशियम से अलग होगा, यानी जो नया पदार्थ है वो पुराने वाले पदार्थ से हमेशा क्या होगा? अलग होगा। उम्मीद करते हैं आपको यहाँ तक तो समझ में आया है। ठीक है, अब रासायनिक अभिक्रिया को कैसे पहचानोगे? देखो, रासायनिक अभिक्रिया को पहचानने के कुछ तरीके हैं जो यहाँ पर दिए गए हैं। अगर आप इनको ऑब्जर्व करोगे तो आप बहुत ही अच्छी तरीके से चीज़ों को समझ पाओगे। कैसे? सबसे पहला आपको दिखेगा कि अवस्था में परिवर्तन हो गया। हम बहुत ही सरल एग्जाम्पल लेंगे, ऐसे एग्जाम्पल जिनको आप अपनी आंखों से देखे होंगे ताकि आपको समझने में दिक्कत ना आए। देखिए, केमिस्ट्री में क्या होता है, दिक्कत ये होती है कि बच्चे उन चीज़ों को कभी देखे नहीं हैं। अक्सर स्कूलों में आपका लेबोरेटरी होना चाहिए, बट अधिकतर स्कूलों में लेबोरेटरी है ही नहीं, जिसकी वजह से बच्चों को वो पता ही नहीं कि वो चीज़ दिखता कैसे है, क्या होता है, क्या नहीं होता, बस वो किताबों में ही पढ़ते हैं। तो हम आपको ऐसे एग्जाम्पल देंगे जिनके माध्यम से आप समझ सकते हो कि हाँ ये चीज़ें होती हैं। ठीक है, जैसे आप सभी दूध जानते हैं। ठीक है, अगर हम दूध का एग्जाम्पल लें तो ये अवस्था में परिवर्तन आप बहुत ही अच्छे तरीके से समझ पाओगे। तो रासायनिक अभिक्रिया को कैसे पहचानोगे? तो पहला है कि उसकी अवस्था में परिवर्तन हो जाता है। अवस्था में परिवर्तन से मतलब अगर वो ठोस है तो हो सकता है वो द्रव बन जाए, अगर वो द्रव है तो हो सकता है वो गैस बन जाए। जैसे हमने दूध का एग्जाम्पल लिया, दूध क्या है? एक तरीके से द्रव है। दूध क्या है आपका? एक तरीके से द्रव है। द्रव है, अगर हम इसको क्या करें, दही में कन्वर्ट कर दें। किस में कन्वर्ट कर दें? दही में।
दही क्या है आपका, अर्ध ठोस है। दही क्या है आपका, अर्ध ठोस है, ठीक है। यानी दूध जहां पहले ये द्रव हुआ करता था, अब उसकी अवस्था में परिवर्तन हो गया। अवस्था में परिवर्तन से मतलब होता है कि वो द्रव से क्या बन गया, अर्ध ठोस बन गया। अब आप चाहो भी कि दही से हम दूध बना लें तो आप नहीं बना पाओगे। तो ये होती है रासायनिक अभिक्रिया की पहचान। तो अवस्था में परिवर्तन, आप देख सकते हो कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होती है तो अक्सर उसकी अवस्था में परिवर्तन होता है, ठीक है। अच्छा, दूसरा एग्जाम्पल, जैसे अगर हम लकड़ी ले लें, लकड़ी लकड़ी जो पहले ठोस हुआ करती थी, उसको हम लोग क्या करें, जला दें। उसको हम लोग क्या कर दें, जला दें। तो अगर जलाएंगे तो वो क्या बन जाएगा, राख बन जाएगा। राख है क्या आपका, राख भी ठोस है लेकिन वो अर्ध ठोस है, ठीक है। यानी लकड़ी से को अगर हम जला दें तो हमको राख मिलता है, यानी उसकी अवस्था में परिवर्तन हो गया है, ठीक है। दूसरा है रंग में परिवर्तन। रंग में परिवर्तन कैसे आप पता करोगे, जैसे अगर आप हल्दी, अगर आप हल्दी और चूना को मिला दीजिए, हल्दी और चूना को मिला दीजिए तो आप देखोगे चूना सफ़ेद होता है। चूना कैसा होता है, सफ़ेद। और हल्दी जो होता है वो पीले कलर का होता है। हल्दी किस कलर का होता है, पीले कलर का होता है। अगर इनको मिला दें तो इनके मिश्रण से, यानी इनको मिलाने से रासायनिक अभिक्रिया होती है, और रासायनिक अभिक्रिया होती है तो उसका जो रंग होता है वो प्योर लाल होता है। जैसे खून होता है वैसे ही आपका लाल कलर आपको मिलेगा। ये आप खुद अपनी घर पर कर सकते हो। आप हल्दी ले लीजिए और चूना, ये जो चूना खाते हैं वो वाले चूना की बात कर रहे हैं, उसको आप क्या कर लीजिए, ले लीजिए और दोनों को मिलाकर थोड़ा सा पानी डाल दीजिए। पानी डालकर उसको जैसे ही फेंटेंगे पूरा का पूरा कलर आप देखोगे कि रेड हो जाएगा, ठीक है। यानी ये परिवर्तन या ये एक्सपेरिमेंट आप अपने घर पर भी कर सकते हो। दूध का दही बनना ये भी आपने देखा है। यानी हम आपको ऐसे ऐसे एग्जाम्पल देने की कोशिश कर रहे हैं जिसको आपने अपनी आंखों से देखा हो, ताकि आपको यकीन हो कि हाँ ऐसा कुछ होता है, ठीक है। गैस का निकलना, देखिए रासायनिक अभिक्रिया को पहचानने का एक और तरीका होता है, गैस का निकलना। किसका निकलना, गैस का निकलना, ठीक है। गैस का निकलना। अब आप कहोगे सर इसको तो हम देखे ही नहीं है। देखिए आपने इसको भी देखा है, कैसे, देखिए अगर आपके आसपास पशु हैं, ठीक है, और पशु हैं तो पशु का अगर गोबर, पशु का अगर गोबर कहीं पर इकट्ठा किया हुआ है, जैसे गांव में क्या होता है कि पशुओं का गोबर एक जगह पर रख दिया जाता है, जब बरसात आता है तो उसको क्या किया जाता है, खेतों में फेंका जाता है। तो जो गोबर रखा रखा सड़ जाता है, देखो करो आप, बरसात में पानी बहुत ज़्यादा पड़ता है और गोबर सड़ जाता है, और जब सड़ जाता है तो आप देखा करो कि उसमें से बहुत ज़्यादा बदबू आने लगती है। वो बदबू एक्चुअल में मेथेन गैस की होती है। किसकी होती है, मेथेन गैस की होती है, जो ईंधन के रूप में काम करता है। यानी जहाँ पर गोबर गैस प्लांट लगे होते हैं वहाँ पर गोबर को सड़ाया जाता है, और उस गोबर के सड़ने से मेथेन गैस निकलती है, और ये मेथेन गैस क्या करती है, ईंधन का काम करती है। जहाँ घरों में क्या होता है, खाना बनाया जाता है उसी से। तो गोबर के पास अगर आप जाओगे तो आपको बहुत ज़्यादा बदबू देखने को मिलेगी, ठीक है। वो बदबू एक्चुअल में गैस का निकलना ही है, यानी उसमें से मेथेन गैस निकल रही होती है जो बदबूदार होती है। और उसको आप क्या किए हो, यहाँ पर अगर आपके नाक में गया है तो आपको मतलब बहुत ही ज़्यादा तेजी से वो गंध देता है। तो गैस का निकलना भी क्या है, एक तरीके का रासायनिक अभिक्रिया की पहचान, यानी वो भी आपका रासायनिक अभिक्रिया कर रहा है। ताप में परिवर्तन, ताप में परिवर्तन, ताप में परिवर्तन कैसे होता है, देखिए ताप में कैसे परिवर्तन होता है इसको हम लोग कैसे समझेंगे। अगर आपने कार्बाइड का नाम सुना है, कार्बाइड, ठीक है, कार्बाइड होता है, कार्बाइड होता है जिससे केला पकाया जाता है, ठीक है। कार्बाइड यानी जिससे फलों को पकाया जाता है। अगर आपने उसको हाथ में लिया है, तो हाथ में लिया है तो आप देखा करो जब हाथ में उसको लोगे तो बहुत ज़्यादा फर्क नहीं समझ में आता, लेकिन जैसे ही उसको पानी में डालकर हाथ से पकड़ोगे आपका हाथ गर्म हो जाएगा। यानी उसके ताप में क्या होने लगेगा, परिवर्तन, यानी ऐसा लगेगा कि आपके हाथ जल रहा है। कार्बाइड को अगर आप हाथ में लेकर पानी में डुबाओगे और उसको पकड़े रहोगे तो बहुत तेजी से वो बुलबुला मारते हुए आप देखोगे कि
आपका हाथ जो है वो गर्म हो जाएगा और वो बुलबुला मारते हुए ऐसा लगेगा जैसे पानी उबलने लगा है। तो वहां पर भी क्या होगा, ताप में परिवर्तन हो गया। ठीक है। दूसरा है, दूसरा नहीं, पांचवा, अवक्षेप का निर्माण। अवक्षेप का मतलब होता है कचरा। ठीक है। अवक्षेप का मतलब क्या होता है, एक तरीके से आप समझ लीजिए कचरा, यानी ऐसी चीजें जो या तो किसी बर्तन के पेंदी में यहाँ पर इकट्ठी होती हैं या तो उसके ऊपरी सतह पर इकट्ठी होती हैं। जैसे आपने देखा होगा कि हम लोग क्या करते हैं, कपड़ा धोते हैं। ठीक है। तो कपड़ा धोते हैं तो कपड़ा धोने में हम लोग निरमा का इस्तेमाल करते हैं, यानी पाउडर का। पाउडर को जैसे ही आप पानी में डालकर ऐसे घोलोगे तो आप देखोगे उसका जितना भी गाज होता है वो कहाँ इकट्ठा होने लगता है, ऊपरी सतह पर इकट्ठा होने लगता है। ठीक है। तो ये जो है अवक्षेप होता है। क्या होता है, अवक्षेप होता है। ठीक है। जैसे अगर आप बालू के कण को ले लीजिए और पानी में डाल दीजिए तो बालू का कण क्या होता है कि तल में बैठने लगता है। तो ये जो तल में बैठता है या सतह के सबसे ऊपर रहता है वही आपका अवक्षेप होता है। तो आप अवक्षेप का निर्माण अगर देख रहे हो तो इसका मतलब ये है कि वहां पर रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। उम्मीद करते हैं आपको ये सारी चीजें समझ में आई होंगी। यानी रासायनिक क्रिया की पहचान आप कैसे कर सकते हो, 5 स्टेप में आप कर सकते हो। पहला, आप देख सकते हो कि अवस्था में परिवर्तन हो रहा है। दूसरा, रंग में परिवर्तन। तीसरा, गैस का निकलना। ताप में परिवर्तन और अवक्षेप का निर्माण। ठीक है। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक तो सारी चीजें आपको समझ में ही आई होंगी। अब चलिए बढ़ते हैं आगे। आगे क्या है आपका, आगे है आपका रासायनिक समीकरण। ठीक है। आगे क्या है आपका, रासायनिक समीकरण। देखिए रासायनिक समीकरण क्या होता है, सबसे पहले इसको समझेंगे, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, चीजों को आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो रासायनिक समीकरण क्या होता है इसको हम लोग यहाँ पर समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा है, किसी रासायनिक अभिक्रिया का उसमें भाग लेने वाले पदार्थों के प्रतीकों तथा सूत्रों के माध्यम से संक्षिप्त प्रदर्शन रासायनिक समीकरण कहलाता है। कहने का मतलब ये है, अब यहाँ पर आगे पूरा पढ़ लेते हैं फिर आपको समझाते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में प्रयुक्त पदार्थ अभिकारक या क्रियाकारक तथा उत्पन्न होने वाले पदार्थ उत्पाद कहलाते हैं। तो कहने का मतलब ये होता है कि देखिए जब भी कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है तो उस रासायनिक अभिक्रिया में कौन कौन से पदार्थ अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं और कौन से पदार्थ निर्मित हो रहे हैं, इसको दर्शाने के लिए सूत्र और प्रतीक की सहायता लेनी पड़ती है। यानी अभिकारक जो अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं, उत्पाद जो अभिक्रिया के पश्चात बनते हैं, उनको दर्शाने के लिए क्या किया जाता है कि प्रतीकों व सूत्रों का प्रयोग करना पड़ता है। तो इन्हीं प्रतीकों व सूत्रों को लिखने की जो विधि होती है वही हमारा क्या होता है, रासायनिक समीकरण होता है। यानी रासायनिक समीकरण क्या है, जब भी कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है तो उस रासायनिक अभिक्रिया को दर्शाने के लिए जिन प्रतीकों अथवा सूत्रों का प्रयोग हम लोग करते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रासायनिक समीकरण। उदाहरण के तौर पर हमने आपको देखा कि मेथेन का वायु के आधिक्य में दहन करने पर कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल बनता है। मेथेन हमने आपको बताया एक बदबूदार गैस होती है जो गोबर गैस से निकलती है, यानी गोबर से निकलती है। केवल गोबर से ही नहीं निकलती, और सारी चीज़ों से निकलती है। तो मेथेन को अगर, मेथेन का फार्मूला क्या होता है, वो होता है CH4। मेथेन को अगर हम वायु यानी हवा की अधिकता में जलाएं तो मेथेन जलता है। अब वो जब जलता है तो क्या देता है हमको, कार्बन डाइऑक्साइड देता है और जल देता है। ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड देता है और क्या देता है, जल। तो ये जो हम लिखे हैं CH4 प्लस O2, यहाँ पर CO2 प्लस H2O, तो ये तो हिंदी में है, यानी मेथेन का वायु के आधिक्य में दहन करने पर कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल बनते हैं। ये क्या है, हिंदी में लिखा हुआ है, कोई भी आदमी बोल सकता है। लेकिन इसको दर्शाने के लिए कुछ प्रतीक और चिन्ह चाहिए। तो उन्हीं प्रतीकों और चिन्हों को जो लिखने की विधि है वही आपका क्या है, रासायनिक समीकरण है। यानी किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को दर्शाने के लिए उनके प्रतीकों तथा चिन्हों की जरूरत पड़ती है, और इन्हीं प्रतीकों तथा चिन्हों को लिखने की जो विधि है वही क्या है, आपका रासायनिक समीकरण है। यानी अगर कोई आपसे हिंदी में बोल दे कि मेथेन का वायु के आधिक्य में दहन करने पर कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल बनता है, आप कैसे दर्शाओगे, तो दर्शाने के लिए कुछ तो चाहिए, कुछ तो ऐसा सिंबल चाहिए जिसको आप लिखकर सामने वाले को बताओगे। तो वो जो सिंबल होता है वही हमारा क्या है, रासायनिक समीकरण। जैसे ये मेथेन है,
मीथेन को किससे दर्शाते हैं? CH4 से। और ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन को O2 से दर्शाते हैं। ये है कार्बन डाइऑक्साइड, ये क्या है आपका? कार्बन डाइऑक्साइड, ये आपका कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है। और ये आपका क्या है? जल। तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल जब बना तो इसको दर्शाने के लिए देखिए CO2 लगा है और जल को दर्शाने के लिए H2O। तो ये आपका क्या बन गया? समीकरण। क्या ये समीकरण संतुलित है? तो आप देखोगे यहाँ पर 4 ठो हाइड्रोजन है, यहाँ पर 2 ठो है, तो 2 का गुणा कर देंगे तो 2 दूना कितना हो जाएगा? 4 हाइड्रोजन हो जाएगा। 4 हाइड्रोजन इस तरफ भी है, मतलब हाइड्रोजन संतुलित है। ऑक्सीजन को देखिए, 2 ऑक्सीजन यहाँ पर हो गया, 2 ऑक्सीजन यहाँ पर हो गया, तो 2 दूना कितना हो गया? 4 ऑक्सीजन। 2 ऑक्सीजन यहाँ पर है, अगर 2 से गुणा करवा दे तो 2 दूना कितना हो जाएगा? 4 ऑक्सीजन यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा ये जो समीकरण है ये क्या हो गया? अब संतुलित हो गया। तो उम्मीद करते हैं आपको रासायनिक समीकरण क्या होता है बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आपको आ गया होगा, ठीक है। और इसका PDF हम फिर से आपको बता दे रहे हैं। इसका PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पर दे दिया जाएगा इस वीडियो के बाद। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो इसका मतलब ये है कि हमारे टेलीग्राम चैनल पर ये पूरा का पूरा लिखित में कंटेंट वहाँ पर अपलोड कर दिया गया है। आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, प्ले स्टोर में जाना है, टेलीग्राम सर्च करना है, आ जाएगा टेलीग्राम। टेलीग्राम को डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद जैसे आप व्हाट्सएप में अपना नंबर रजिस्टर करते हो वैसे वहाँ पर नंबर आप डालोगे, टेलीग्राम में आप रजिस्टर कर जाओगे। रजिस्टर करने के बाद सिंपली आपको सर्च कर लेना है। क्या सर्च कर लेना है? आपका अर्जुन, ठीक है। यहाँ पे लिख देंगे अर्जुन, उसके बाद मैथ्स, उसके बाद यहाँ पर क्लास 10th या क्लास 10, ये सर्च कर लेना है तो हमारा चैनल वहाँ पर आ जाएगा। अगर नहीं आएगा तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम लोग टेलीग्राम चैनल का लिंक दे देंगे, आप वहाँ पर क्लिक करोगे तो डायरेक्ट पहुँच जाओगे आप टेलीग्राम चैनल पर हमारे, और वहाँ पर ये सारा लिखित में कंटेंट उपलब्ध है। आप वीडियो के बाद चाहो तो पढ़ सकते हो, ठीक है। चलिए, रासायनिक समीकरण हमने आपको समझा दिया। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। आगे क्या है? रासायनिक समीकरण को लिखने की विधि। देखिए, रासायनिक समीकरण केवल परिभाषा नहीं याद करना है, हमको लिखना भी आना चाहिए। तो लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, ठीक है। कैसे लिखेंगे तो इसको ध्यान से समझते हैं। इसको लिखने के लिए हमको 3 बातों का विशेष तौर से ध्यान देना है। पहला, अभिक्रिया में भाग लेने वाले क्रिया कारकों तथा उत्पादों के अणुसूत्र या प्रतीक ज्ञात होने चाहिए। जैसे अगर हम यहाँ पर दिखाएं आपको तो ये हमारा मेथेन था, मेथेन का हमको अणुसूत्र पता है CH4। ऑक्सीजन था, ऑक्सीजन का पता है O2। तब जाकर हम रासायनिक समीकरण लिख पाएंगे। अगर आपको रासायनिक समीकरण लिखना है तो आपको उसका सूत्र, यानी जिस चीज को आप लिख रहे हो उसका सूत्र या उसका अणुसूत्र पता होना चाहिए। पता चला यहाँ मेथेन लिखा हुआ है और आपसे कोई पूछ ले कि मेथेन का अणुसूत्र क्या होता है, आप बता ही नहीं पा रहे हो, इसका मतलब ये है कि आपको रासायनिक समीकरण नहीं लिखना आता। अगर आपको पता रहता तो आप रासायनिक समीकरण आराम से लिख सकते हो, ठीक है। अच्छा, एक चीज यहाँ पर हम बताना और भी भूलते जा रहे हैं, हमको बता देना चाहिए कि जो भी पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, जैसे यहाँ पर कौन कौन भाग ले रहा है, यहाँ पर भाग ले रहे हैं मेथेन और ऑक्सीजन, तो इसको बोला जाता है अभिकारक। इसको क्या बोला जाता है? अभिकारक। अगर कोई आपसे पूछ ले कि अभिकारक क्या होते हैं तो आपका जवाब सिंपल होना चाहिए कि वे पदार्थ जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं क्या कहलाते हैं? अभिकारक कहलाते हैं, ठीक है। और अभिक्रिया के पश्चात जो निर्मित पदार्थ होते हैं, जैसे अभिक्रिया के पश्चात यहाँ पर क्या बना है आपका? कार्बन डाइऑक्साइड बना है और जल बना है। तो अभिक्रिया के पश्चात जो निर्मित पदार्थ होते हैं उसको हम लोग उत्पाद बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उत्पाद बोलते हैं, ठीक है, यानी प्रोडक्ट बोलते हैं। और ये क्या है? आपका अभिकारक है। इसको अभिकारक या क्रियाकारक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? अभिकारक या क्रियाकारक बोलते हैं। अगर आपसे कोई पूछ ले कि अभिकारक या क्रियाकारक क्या होता है तो आप सिंपली जवाब दे दीजिएगा कि वे पदार्थ जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं अभिकारक या क्रियाकारक कहलाते हैं। अगर कोई आपसे पूछे उत्पाद क्या होता है तो आप बताइएगा वे पदार्थ जो अभिक्रिया के पश्चात बनते हैं
या निर्मित होते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, उत्पाद बोलते हैं। ठीक है, तो ये दो चीज़ें आप ध्यान में रखिएगा। बाकी हमने आपको पहला चीज़ समझा दिया कि देखिए अभिक्रिया में भाग लेने वाले सभी जो क्रिया कारक हैं तथा उत्पाद हैं उनका पहली बात तो आपको अणुसूत्र या प्रतीक ज्ञात होना चाहिए, तब तो आप अभिक्रिया लिख सकते हो, नहीं तो नहीं लिख पाओगे। ठीक है, अच्छा उसके बाद दूसरा क्या है, दूसरा है रासायनिक समीकरण में पदार्थ सदैव उनके आणविक रूप में लिखे जाते हैं। यानी रासायनिक समीकरण में पदार्थ हमेशा कैसे लिखे जाते हैं, आणविक रूप में, यानी अणु रूप में लिखे जाते हैं। जैसे अगर हम बात करें, जैसे हमको हाइड्रोजन लिखना है तो हाइड्रोजन को हम H2 लिखेंगे। जैसे हमको ऑक्सीजन लिखना है तो ऑक्सीजन का आणविक रूप होता है O2। ऐसा नहीं केवल O लिख देंगे, नहीं, अगर ऐसे आप लिखते हो तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, अगर हम कहें हमको नाइट्रोजन लिखना है तो नाइट्रोजन को हम N2 लिख सकते हैं। अगर हम कहें हमको ब्रोमीन लिखना है तो हम क्या लिख सकते हैं, Br2 लिख सकते हैं। अगर हमको कहना है हमको आयोडीन लिखना है तो हम आयोडीन I2 लिखेंगे। अगर हमको क्लोरीन लिखना है तो हम Cl2 लिखेंगे। यानी रासायनिक समीकरण में अगर आप लिख रहे हो पदार्थ को तो सदैव उसके आणविक रूप में लिखिए। अब आप कहोगे सर हमको कैसे पता चलेगा कि कौन आणविक रूप में है और कौन आणविक रूप में नहीं है। तो देखिए कोई भी पदार्थ जब लिखा जाता है तो अगर जैसे आयोडीन लिखा है, ये आयोडीन का परमाणु माना जाता है। अगर देखिए यहाँ पर ऐसे दो लिख दें तो इसका मतलब ये है कि आयोडीन का ये दो परमाणु है। लेकिन अगर हम ऐसे I2 लिख दें इसका मतलब ये है कि ये आयोडीन का एक अणु है। ठीक है, तो इस तरीके से जो इस तरफ लिखा जाता है ये वाला, ये किसको दर्शाता है, ये परमाणु को दर्शाता है। ठीक है, किसको दर्शाएगा, ये परमाणु को। और यहाँ जो लिखा जाता है वो किसको दर्शाता है, अणु को। तो आप इस तरीके से देख सकते हो कि कौन सा परमाणु है और कौन सा अणु है। ठीक है, तो दूसरा बात हम आपको समझा दिए कि रासायनिक समीकरण में पदार्थ सदैव उनके आणविक रूप में लिखे जाते हैं। उदाहरण भी हमने आपको समझा दिया। तीसरा देखिए लिखा है एक परमाणुक तत्वों को रासायनिक समीकरण में उनके प्रतीकों द्वारा दर्शाया जाता है। देखिए जो सब लिखे हुए हैं H2, O2, N2, Br2, I2 या Cl2, इन सभी में आप एक चीज गौर करिएगा, सभी में दो लिखा हुआ है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि इसमें दो ठो परमाणु हैं। ठीक है, यानी ये द्विपरमाणुक अणु है। यानी हाइड्रोजन का इसमें दो परमाणु है तब जाके हाइड्रोजन का एक अणु बना हुआ है। ऐसे नाइट्रोजन का दो परमाणु है तब जाकर ये नाइट्रोजन का एक अणु बना है। यानी ये द्विपरमाणुक अणु हैं। लेकिन आप ऐसे सोचिए कि जो एक परमाणु हैं, यानी ऐसे तत्व हैं जिनमें केवल और केवल एक ही परमाणु पाए जाते हैं, उनको अगर रासायनिक समीकरण में लिखना है तो उनको कैसे आप लिखोगे, उनको लिखने के लिए उनका प्रतीक चाहिए। प्रतीक का मतलब होता है उनको जिससे दर्शाया जाता है वो चाहिए। जैसे अगर हम ध्यान से देखें तो हमारे पास सोडियम है, उदाहरण के रूप में अगर हम सोडियम को ले लें तो सोडियम को दर्शाने के लिए देखिए यहाँ पे 2 लगाने की जरूरत नहीं है, आप ऐसे नहीं कर सकते Na2, ये गलत हो जाएगा। तो सोडियम एक परमाणु का अणु है तो इसको दर्शाने के लिए इसका प्रतीक Na लिया जाता है। ठीक है, और सोडियम का जो लैटिन नाम होता है वो होता है नेट्रियम, इसी वजह से Na से शुरुआत हुआ है इसका। ठीक है, जैसे अगर हम बात करें पोटेशियम का तो पोटेशियम को K से दर्शाते हैं। तो K जोन है उस वो आपका एक परमाणु का तत्व है, इसलिए इसको दर्शाने के लिए इसका प्रतीक चिन्ह K लिया जाता है। इसका लैटिन नाम कैलियम होता है, इस वजह से इसको K से दर्शाया गया है। ठीक है, जैसे मैग्नीशियम हो गया, मैग्नीशियम को किससे दर्शाया जाता है, Mg से। ये भी क्या है, एक परमाणु का अणु है। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर रासायनिक अभिक्रिया में रासायनिक समीकरण को आप लिख रहे हो और वहां पर एक परमाणु को आपके तत्व आ जाते हैं तो उनको लिखने के लिए आप क्या करोगे, बेसिकली उनका प्रतीक लिख दोगे। उनका प्रतीक मतलब जिनसे उनको दर्शाया जाता है। जैसे सोडियम को Na से दर्शाया जाता है, पोटेशियम को K से, मैग्नीशियम को Mg से, अगर हम जिंक की बात करें तो Zn से। तो ये सभी क्या है, एक परमाणु का अणु है जिनको हम लोग उनके प्रतीकों से दर्शाते हैं। लेकिन जो आपके दो परमाणु का अणु है यानी द्विपरमाणु का अणु है, उनको दर्शाने के लिए आप यहाँ पर दो लगा सकते हो। जैसे हमने हाइड्रोजन में लगाया, ऑक्सीजन में लगाया, आपका नाइट्रोजन में लगाया। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर आपको
3 चीजें समझाई जिनको आपको रासायनिक समीकरण लिख रहे हो आप तो ध्यान देना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। आगे क्या है आपका? आगे है आपका द्रव्य की अविनाशिता का नियम। हालांकि ये आपका रासायनिक समीकरण का जो संतुलन का है, यानी रासायनिक समीकरण को संतुलित करना उसमें है, लेकिन कहीं ना कहीं आपसे पूछा जा सकता है कि द्रव्य की अविनाशिता का नियम बताइए। ठीक है, तो देखिए द्रव्य की अविनाशिता का नियम क्या होता है। देखिए दो चीजें होती हैं, आप समझ जाइए पहले। एक होता है द्रव्य, एक होता है द्रव। द्रव्य मतलब होता है मैटर। द्रव्य मतलब क्या होता है? मैटर। मैटर बोले तो पदार्थ, मैटर बोले तो पदार्थ। और द्रव मतलब होता है लिक्विड। लिक्विड माने होता है जो तरल होता है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर द्रव्य लिख रहे हैं तो आप अपने मन में द्रव मत सोचिएगा। द्रव का मतलब होता है तरल पदार्थ यानी लिक्विड। और ये जो द्रव्य होता है इसका मतलब होता है पदार्थ, मैटर। तो इन दोनों में अंतर होता है, आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, कहीं आप अपने मन में ये बैठा के न चलें कि द्रव्य ही तो द्रव है। नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं होता। द्रव्य और द्रव दोनों अलग अलग होते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? द्रव्य की अविनाशिता के नियम। द्रव के अविनाशिता का नियम नहीं पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं द्रव्य की अविनाशिता का नियम, यानी पदार्थ के अविनाशिता का नियम। देखिए अविनाशिता का मतलब होता है जो नष्ट ही न हो, यानी जो खत्म ही न हो, चिरकाल तक, अनंत तक बना रहे। उसी नियम को हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो क्या कह रहा है ये नियम? लिखा है इस नियम के अनुसार किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों के उत्पादों में परिवर्तन के फलस्वरूप न ही कोई परमाणु नष्ट होता है न ही कोई निर्मित होता है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर कोई रासायनिक अभिक्रिया हो रही है तो रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ भाग ले रहे हैं उनका भार या उनका परमाणु भार अभिक्रिया के पश्चात जो उत्पाद बन रहा है उसका परमाणु भार लगभग लगभग सेम होते हैं। लगभग क्या, वो सेम ही होते हैं। जैसे एग्जाम्पल हम आपको बताएं, जैसे आपने दूध ले लिया। ठीक है, दूध लिया वो भी 1 लीटर। 1 लीटर दूध ले लिया, उसको जमा दिए आप, मतलब उसको आपने दही में कन्वर्ट कर दिया। आप जब देखोगे कि दही का भार कितना है, यानी दही को अगर आप मापोगे तो दही भी कितना मिलेगा आपको? 1 लीटर मिलेगा। यानी दूध 1 लीटर है तो आपको दही भी कितना मिलना चाहिए? 1 लीटर ही मिलना चाहिए। किस नियम से? द्रव्य की अविनाशिता के नियम से। क्यों? क्योंकि यहाँ पर यह हो रहा है रासायनिक अभिक्रिया, और रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ भाग लेते हैं, जैसे यहाँ पर दूध भाग ले रहा है, इसको बोला जाएगा अभिकारक। और जो बन रहा है उत्पाद, उस वो दही है, तो उसको बोला जाएगा उत्पाद। यानी दूध से दही का बनना एक रासायनिक अभिक्रिया है। अगर हम इस नियम के अनुसार चलें तो हमने 1 लीटर दूध लिया है तो हमको 1 लीटर दही मिलना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब दूध से दही बन रहा है तो परमाणु परिवर्तित हो रहे हैं, लेकिन परमाणु नष्ट नहीं हो रहे हैं। ऐसा नहीं है कि दूध के परमाणु नष्ट हो जा रहे हैं और दही के नए परमाणु बन रहे हैं। नहीं, दूध के परमाणु ही क्या करते हैं, आगे चलकर दही के परमाणु में कन्वर्ट हो जाते हैं। यानी परमाणु नष्ट नहीं होता, जिसकी वजह से जो आपका पदार्थ की मात्रा रहती है वो बदलती नहीं है। ठीक है, ठीक। तो ये हमारा क्या था? द्रव्य की अविनाशिता का नियम। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। इसमें सिंपली आपको कुछ नहीं याद करना है, आपको बस इतना समझना है कि इस नियम के अनुसार किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों और उत्पादों के जो परमाणु भार होते हैं या जो मात्रा होती है वो लगभग सेम होती है। ठीक है, यानी अगर हम थोड़ा सा बढ़िया वे में बताएं, यानी जो लिखोगे आप ऐसे अगर बताएं तो क्या लिख सकते हो? किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों के उत्पादों में परिवर्तन के फलस्वरूप कोई भी परमाणु नष्ट नहीं होता। यहाँ पर यह बात हाईलाइटेड करने वाली है कि कोई भी परमाणु यहाँ पर नष्ट नहीं होता, बल्कि वो परमाणु दूसरी अवस्था में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, जैसे दूध का जो परमाणु है
वो दही के परमाणु में क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा, वो नष्ट नहीं होगा। ठीक है, तो ये रहा आपका द्रव्य की अविनाशिता का नियम। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, द्रव्य की अविनाशिता का नियम लिखने के बाद हम लोग यहाँ पर आगे बढ़ गए हैं। आगे क्या है आपका, आगे यहाँ पर देखिए क्या है, रासायनिक समीकरण को अधिक सूचनात्मक बनाना। ठीक है, यानी जब भी आप रासायनिक समीकरण को लिखते हो तो लिखते समय आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। कुछ ऐसे चिन्ह और प्रतीक होते हैं जिनका मतलब आपको पता होना चाहिए। अगर आपको उसका मतलब नहीं पता है तो आप कहीं ना कहीं गलत कर जाओगे। ठीक है, क्योंकि देखो, जब भी आप केमिस्ट्री में लिखते हो तो कॉपी पे लिखते हो, पेन से लिखते हो। आप उस चीज को सामने नहीं दिखा सकते। जैसे अगर हम कहें नाइट्रोजन गैस है, तो नाइट्रोजन गैस को आप कहाँ से लाओगे, कहाँ से हमको दिखाओगे, तो आप सिंपली N2 लिख दोगे, ताकि हम समझ जाएं कि ये जो N2 है इसका मतलब क्या है, नाइट्रोजन गैस है। ठीक है, तो इसी तरीके से अगर आप कोई रासायनिक समीकरण लिखते हो तो आप उसको और ज़्यादा सूचनात्मक बना सकते हो। कैसे बना सकते हो, इसी सारी चीज़ों को हम लोग यहाँ पर सीखने वाले हैं। देखिए, कुछ स्टेप्स होते हैं जिनके माध्यम से हम यहाँ पर चीज़ों को समझा रहे हैं आपको। ध्यान से समझिएगा, एकदम बेहतरीन तरीके से क्लास को पढ़िएगा, स्किप मत करिएगा, क्योंकि यहाँ पर जो भी इन्फॉर्मेशन दी जा रही है एकदम आपको डिटेल में समझाया जा रहा है। इससे अच्छा इन्फॉर्मेशन आपको और कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है, देखिए लिखा है क्रिया कारकों, यानी क्रिया कारकों से मतलब क्या है, जो अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं, तथा उत्पादों, यानी जो आपका अभिक्रिया के पश्चात नया पदार्थ बना है, उनकी भौतिक अवस्था को प्रतीकों द्वारा प्रदर्शित करते हैं। प्रतीकों द्वारा यानी चिन्ह के द्वारा हम लोग दर्शाते हैं। जैसे अगर कोई ठोस है तो उसको यस से दर्शाते हैं। यस का मतलब होता है सॉलिड, यस का मतलब क्या होता है, सॉलिड होता है। ठीक है, और अगर वो द्रव है तो द्रव को यल से दर्शाते हैं, और यल का मतलब होता है लिक्विड। यल का क्या मतलब होता है, लिक्विड होता है। और अगर वो गैस है तो उसको जी से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं, जी से। यानी अगर अभिक्रिया में जो पदार्थ भाग ले रहे हैं अगर वो ठोस अवस्था में है तो उनको यस से दर्शाया जाएगा। अगर वो लिक्विड अवस्था में है यानी द्रव अवस्था में है तो उनको यल से दर्शाया जाएगा। और अगर वो गैसियस फॉर्म में है यानी गैस अवस्था में है तो उनको जी से दर्शाया जाएगा। इतना बात समझ में आया। और अगर कोई जली विलयन है तो जली विलयन को AQ से दर्शाया जाता है। AQ का मतलब होता है एक्वा। AQ का मतलब क्या होता है, फुल फॉर्म इसका होता है एक्वा। एक्वा का मतलब होता है जलीय। तो अगर कोई जलीय विलयन है तो उसको हम लोग AQ से दर्शाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। दूसरा क्या है, बनने वाले अवक्षेप को, अवक्षेप हमने आपको बताया था कि अवक्षेप का मतलब एक तरीके से आप कचरा समझ सकते हो। और कचरा या तो हमेशा पेंदी में यहाँ पर इकट्ठा होता है, या तो इसकी सतह पर ऊपर की ओर इकट्ठा होगा, या तो इसकी पेंदी में इकट्ठा होगा। तो वही कह रहा है कि बनने वाले अवक्षेप को प्रतीक यस से न प्रदर्शित करके ये जो तीर है इसको नीचे कर देते हैं, यानी डाउन एरो के द्वारा दर्शाया जाता है। यानी तीर को ऐसे नीचे कर दिया जाएगा तो आप समझ लीजिए कि ये कचरा है जो तली में बैठ जा रहा है। ठीक है, और समान रूप से मुक्त गैसीय अवस्था को प्रतीक जी से प्रदर्शित न करके आपका जो एरो होता है उसको ऊपर दर्शा दिया जाता है। जैसे अगर हम कहें कि गोबर से मेथेन गैस निकल रही है तो गैस के निकलने को हम लोग कैसे दर्शाएंगे अपनी कॉपी में, तो गैस के निकलने को ऐसे तीर को थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं, यानी तीर को ऐसे ऊपर दर्शा देते हैं। तो इससे पता चलता है कि गैस बाहर की ओर निकल रही है। ठीक है, जैसे अगर हम बात करें एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल में अगर हम मैग्नीशियम को ले लें, क्या ले लें, मैग्नीशियम को। मैग्नीशियम को अगर हम लोग H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करवा दें, देखिए मैग्नीशियम धातु है तो इसको एस से दर्शाया जाएगा। H2SO4 क्या है, एक तरीके से जलीय विलयन होता है, इसको AQ से दर्शाया जाएगा। तो ये जब अभिक्रिया करती हैं तो मैग्नीशियम सल्फेट बनता है यानी MgSO4 बनता है, प्लस हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। तो हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है तो मुक्त हाइड्रोजन गैस को इस तीर द्वारा दर्शाया जाता है कि ये तीर जो है ये ऊपर की तरफ जा रही है, मतलब गैस उड़ रहा है। ठीक है,
तो इस तरीके से हमने दूसरा वाला भी पढ़ लिया। अब चलते हैं तीसरे वाले पर। तीसरा वाला क्या है, इसको पहले इरेज कर देते हैं, यहाँ पर इसको मिटा देते हैं, ठीक है, ताकि आपको और अच्छे से समझा पाए, यहाँ पर जगह हो जाए। अब देखिए क्या कह रहा है यहाँ पर, तीसरा, अभिक्रिया की परिस्थितियों, परिस्थितियों का मतलब होता है जैसे ताप दर्शाना हो, दाब दर्शाना हो, एवं उत्प्रेरक को तीर के ऊपर या नीचे लिखकर प्रदर्शित किया जाता है। देखिए, जब भी कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है तो या तो उसको गर्म किया जाता है, या टेम्परेचर आपका कम किया जाता है, या दाब बढ़ाया जाता है या घटाया जाता है। उत्प्रेरक, उत्प्रेरक क्या होता है, थोड़ा सा इसको समझ लीजिए। उत्प्रेरक इस तरीके से आप समझ लीजिए कि ये अभिक्रिया को बहुत ही तेजी से करवाने में सहायक होता है। यानी अगर आपकी अभिक्रिया धीमे धीमे हो रही है और आप उत्प्रेरक मिला दिए, तो ये क्या करता है, अभिक्रिया को बहुत ही तेजी से करवा देता है। जहां वो अभिक्रिया हो सकता है कि 10 मिनट में होने वाली हो, उसको ये 2 मिनट में ही करवा देता है। तो उत्प्रेरक का मतलब क्या होता है, जो रासायनिक अभिक्रिया को तेजी से करवाता है, यानी रासायनिक अभिक्रिया की गति को बढ़ा देता है, वही क्या है, आपका उत्प्रेरक है। तो कह रहा है कि अगर कोई भी रासायनिक अभिक्रिया हो रही है और हमको ताप, दाब और उत्प्रेरक आदि को दर्शाना हुआ, तो हम लोग तीर के ऊपर या नीचे लिखेंगे। जैसे हैबर प्रक्रम द्वारा जब अमोनिया गैस का निर्माण होता है, जिसमें नाइट्रोजन जो होता है आपका हाइड्रोजन से अभिक्रिया करता है, तो हाइड्रोजन से अभिक्रिया करता है तो इसमें जो दाब लगता है आपका, वो 200 एटीपी लगता है। एटीपी का मतलब होता है एटमॉस्फियर प्रेशर, यानी वायुमंडलीय दाब, ठीक है। और इसका जो टेम्परेचर रखा जाता है, वो रखा जाता है लगभग आपका 500 डिग्री सेल्सियस। कितना रखा जाता है, 500 डिग्री सेल्सियस। और जो उत्प्रेरक होता है वो आपका लोहे का चूर्ण होता है। क्या होता है, लोहे का चूर्ण। तब हमारा जो बनता उत्पाद है वो बनता है अमोनिया, और अमोनिया का फार्मूला आप जानते हो, NH3 होता है, यानी ये गैस बनता है। देखिए, नाइट्रोजन भी आपका गैस ही है, हाइड्रोजन भी आपका गैस ही है। हमको इन सब चीज़ों पर फोकस नहीं करना है, इन सब चीज़ों को हम पहले ही बता दिए हैं। हमको फोकस इस पर करना है कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया अगर हो रही है और उस रासायनिक अभिक्रिया में अगर हमको ताप, दाब, उत्प्रेरक इन सब चीज़ों को दर्शाना हुआ, तो हम लोग ये जो तीर लगाए हुए हैं इसके ऊपर या नीचे चीज़ों को लिखकर आराम से दर्शा सकते हैं। जैसे यहाँ पर अगर हम नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को 200 वायुमंडलीय दाब पर 500 डिग्री सेल्सियस तक Fe चूर्ण डालकर गर्म करें, तो हमको फटाफट NH3 यानी अमोनिया मिल जाएगा। और ये अमोनिया के निर्माण की कौन सी विधि है, हैबर विधि है, ठीक है। तो चलिए, उम्मीद करते हैं आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अब बढ़ जाते हैं आगे। देखिए, आगे है चौथा। चौथा क्या कह रहा है, अभिकारकों के गर्म करने को तीर के ऊपर डेल्टा, इसको डेल्टा पढ़ते हैं, या उष्मा लिखकर प्रदर्शित करते हैं। यानी चीज़ों को अगर गर्म किया जा रहा है तो हमको कैसे पता चलेगा कि ये गर्म किया जा रहा है, तो चिन्ह बनाया गया ये डेल्टा, यानी त्रिभुज का निशान, और इसको तीर के ऊपर अगर हम लोग लगा देंगे तो इससे पता चल जाएगा कि ये चीज़ें गर्म की जा रही हैं। जैसे अगर हम बात करें, अगर हम लोग मार्बल, मार्बल बोले तो कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 को गर्म करते हैं, अगर इसको गर्म करते हैं तो गर्म करने को किससे दर्शाएंगे, डेल्टा से, यानी आपका तीर से दर्शाएंगे। तो ये क्या काहे में कन्वर्ट हो जाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा, और कन्वर्ट हो जाएगा आपका कार्बन डाइऑक्साइड में। यानी अगर हम मार्बल को गर्म करते हैं तो ये क्या करता है, हमको चूना देता है। कैल्शियम ऑक्साइड क्या होता है, चूना होता है। और कार्बन डाइऑक्साइड गैस देता है, ठीक है। ये आपका गैस है हो गया, और ये आपका सॉलिड हो गया, और ये क्या था आपका, ये भी आपका सॉलिड ही था, ठीक है। तो हमको यहाँ पर इस चीज़ पर फोकस करना है कि अगर हम लोग अभिकारक को गर्म करते हैं तो गर्म करने के चिन्ह को डेल्टा से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं, डेल्टा से। और ये तीर के ऊपर हमेशा लिखा जाता है। या अगर हम इसको न लिखें तो हम ये भी लिख सकते हैं उष्मा। अगर हम यहाँ हिंदी में उष्मा लिख देंगे तब पर भी सामने वाला समझ जाएगा कि पदार्थ को गर्म किया जा रहा है, ठीक है। चलिए, अब पांचवा लिख लेते हैं। पांचवा क्या है, सांद्रण को दर्शाने के लिए अभिकारकों के सूत्र के पहले
या नीचे तनु या सांद्र लिख दिया जाता है। सांद्रण का मतलब क्या होता है, पहले आप इसको समझ लीजिए। यहाँ पर एक शब्द आया है सांद्रण। सांद्रण का मतलब होता है गाढ़ापन। देखिए गाढ़ापन दो तरीके से होता है। एक, कोई पदार्थ हल्का गाढ़ा होता है, कोई पदार्थ ज़्यादा गाढ़ा होता है। जैसे अगर हम कहें कि आपका ये जो मधु होता है, मधु, ठीक है, मधु को अगर आप देखो तो वो ज़्यादा गाढ़ा होता है। ठीक है, अगर आप उसको यहाँ पर ज़मीन पर रख दोगे या ज़मीन पर थोड़ा सा उसको क्या कर दोगे, यहाँ पर रख दोगे तो वो बड़ा धीरे धीरे गति करेगा। वहीं अगर पानी को ज़मीन पर थोड़ा सा गिरा दोगे तो वो पूरा का पूरा फैल जाएगा। दोनों गाढ़ा ही हैं, लेकिन एक ज़्यादा गाढ़ा है और एक कम गाढ़ा है। मधु यानी शहद, ठीक है। यानी सांद्रण का मतलब होता है गाढ़ापन। तो गाढ़ापन को दर्शाने के लिए क्या किया जाता है, अभिकारक के सूत्र के पहले या नीचे तनु या सांद्र लिख दिया जाता है। तनु लिखा जाएगा मतलब हल्का गाढ़ा होगा, सांद्र लिखा जाएगा मतलब ज़्यादा गाढ़ा होगा। उदाहरण के तौर पर अगर हम देखें, अगर हम जिंक की अभिक्रिया किससे करवा देते हैं, H2SO4 से, सल्फ्यूरिक अम्ल से करवा देते हैं, तो सल्फ्यूरिक अम्ल जो होता है वो जलीय विलयन होता है, यानी एक्वा होता है। और ये तनु है, क्या है, तनु, यानी ये गाढ़ा है लेकिन कम गाढ़ा है। अगर इसकी अभिक्रिया करवाते हैं, जिंक क्या है आपका, एक तरीके से धातु है। अगर इसकी अभिक्रिया करवाएंगे तो ZnSO4 यानी जिंक सल्फेट बनेगा और हाइड्रोजन गैस आपका क्या हो जाएगा, मुक्त हो जाएगा। ठीक है, हाइड्रोजन गैस मुक्त होगा तो इसको तीर ऊपर की तरफ लगा हुआ दिखा देंगे। ये है क्या आपका, ये एक्वा है, यानी ये आपका ZnSO4 यानी जिंक सल्फेट का जलीय विलयन हमको प्राप्त होता है। अगर हम जिंक की अभिक्रिया H2SO4 यानी सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ करवा देते हैं, यहाँ पर सांद्र नहीं, ये तनु है, तो इसको हमने क्या किया, इसके नीचे लिख दिया ताकि पता चल सके कि हाँ ये गाढ़ा तो है लेकिन कम गाढ़ा है। ठीक है, चलिए अब छठवां देख लेते हैं। छठवां क्या है, कह रहा है कि मुक्त हुई उष्मा को उत्पाद की ओर प्लस चिन्ह के द्वारा तथा अवशोषित उष्मा को माइनस चिन्ह के द्वारा दर्शाया जाता है। यानी कुछ अभिक्रियाएं ऐसी होती हैं जिनमें अभिक्रिया के पश्चात उष्मा बाहर निकलती है या उष्मा अवशोषित होती है। तो जो बाहर उष्मा निकलती है उसको प्लस चिन्ह के द्वारा, और जो अवशोषित उष्मा है उसको माइनस चिन्ह के द्वारा दर्शाया जाता है। ठीक है, यहाँ पर अगर हम उदाहरण की बात करें, जैसे कार्बन है, ठीक है, कार्बन जो है सॉलिड अवस्था में, अगर हम ऑक्सीजन के साथ इसको जलाएं तो होता क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। और ये कार्बन डाइऑक्साइड जब बनता है तो इसके साथ 94 किलो कैलोरी, KKL लिख दे रहे हैं, किलो कैलोरी उष्मा मुक्त होती है। ठीक है, तो ये कौन सा आपका यहाँ पर देख रहे हैं, तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि प्लस चिन्ह हम लोग लगा दिए हैं। प्लस चिन्ह इसलिए कि कार्बन अगर ऑक्सीजन के साथ संयोग करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, और कार्बन डाइऑक्साइड बनाने के साथ साथ उष्मा मुक्त होती है। तो मुक्त हुई उष्मा को किससे दर्शाया जाता है, प्लस से दर्शाया जाता है। और कितना उष्मा मुक्त होती है, लगभग 94 किलो कैलोरी। और अगर हम देखें कार्बन को, कार्बन जो कि सॉलिड अवस्था में है, अगर इसको सल्फर के साथ, जो कि सॉलिड अवस्था में है, इसको अगर सल्फर के साथ अभिक्रिया कराई जाती है तो कार्बन सल्फेट बनता है, यानी CH2 बनता है। और CH2 बनने के साथ साथ ये उष्मा को अवशोषित करता है। कितना अवशोषित करता है, तो 22 किलो कैलोरी उष्मा को अवशोषित करता है। ठीक है, और ये जो बनेगा ये बनता है आपका लिक्विड। क्या बनता है आपका, ये लिक्विड बनता है। और ये जो बनता है ये तो गैस ही बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड क्या है आपका, गैस है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने देखा, हम इस चीज़ पर फोकस करेंगे कि अगर अभिक्रिया के पश्चात उष्मा मुक्त होती है तो उसको प्लस से, और आपका अवशोषित होती है तो उसको माइनस से दर्शाते हैं। अब देखिए जो प्लस और माइनस लगेगा वो उत्पाद की ओर लगेगा, यानी रिजल्ट जो मिल रहा है उसमें लगेगा। यानी हमारा रिजल्ट कार्बन डाइऑक्साइड है और हमारा रिजल्ट है कार्बन सल्फेट। इसके साथ हम प्लस और माइनस जोड़ सकते हैं। इधर आप प्लस और माइनस नहीं लगा सकते कि आप अभिक्रिया जो कर रहे हैं उन्हीं की तरफ लगा दो, नहीं, गलत हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको यहाँ तक चीज़ें समझ में आई हैं। ठीक है,
आगे देख लेते हैं कि आगे कुछ है कि नहीं। आगे है आपका एक और है लास्ट, ये है क्या, उत्क्रमणीय अभिक्रिया को उत्क्रमणीयता का चिन्ह, देखिए उत्क्रमणीयता का चिन्ह ऐसे होता है, ठीक है, इस तरीके से। तो कह रहा है उत्क्रमणीय अभिक्रिया को उत्क्रमणीयता के चिन्ह द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। अब समझ लेते हैं पहले उत्क्रमणीय अभिक्रिया होती क्या है, ठीक है। उत्क्रमणीय अभिक्रिया क्या होती है कि ऐसी अभिक्रिया जिनमें अगर नया पदार्थ बन भी जाए तो अगर हम अभिक्रिया करवा दें तो फिर से मूल पदार्थ बन जाए। मूल पदार्थ से मतलब ये है कि उदाहरण अगर हम आपको लेकर समझाएं, जैसे हमने हाइड्रोजन लिया, हाइड्रोजन गैसियस फॉर्म में है, प्लस क्या ले लिए हम लोग, आयोडीन ले लिए। आयोडीन भी किस में है, गैसियस फॉर्म में है, मतलब गैस फॉर्म में है, ठीक है। अगर हम अभिक्रिया करवा देते हैं तो ये अभिक्रिया के पश्चात क्या बनता है, हाइड्रोजन आयोडाइड HI बनता है। तो यहाँ पर भी दो है, यहाँ पर भी दो है, दो लगा देंगे और ये आपका गैस बनेगा, ठीक है। यानी हाइड्रोजन की अभिक्रिया हम आयोडीन से करवा दिए तो हमारा बन गया हाइड्रोजन आयोडाइड, यानी उत्पाद बन गया। अब अगर हम चाहें कि इस हाइड्रोजन आयोडाइड से हमको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिल जाए, तो अगर अभिक्रिया करवा दें यानी उल्टा करवा दें, यानी ऐसे करवा दें H और I करवा दें ऐसे अभिक्रिया, तो हाइड्रोजन अलग हो जाएगा और आपका आयोडीन अलग हो जाएगा। यानी जो आपका उत्पाद बनता है वो उत्पाद को अगर हम लोग रिवर्स अभिक्रिया करवा दें तो हमारा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन फिर से मिल जाएगा। तो ये वाला जो चिन्ह है ये उत्क्रमणीयता को दर्शाता है। यानी अगर जिसमें ये चिन्ह लगा रहेगा आप समझ जाइएगा कि जो हमारा उत्पाद मिल रहा है उससे फिर से हम चाहें तो अभिकारक प्राप्त कर सकते हैं। यानी ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया के पश्चात बने उत्पाद से फिर से हम अभिकारक को प्राप्त कर सकते हैं, उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहलाती है। और उत्क्रमणीयता के चिन्ह को इस तरीके से दर्शाया जाता है, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको यहाँ तक सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। आगे देख लेते हैं आगे कुछ है कि नहीं, ठीक है। आगे देखिए, नहीं है। आज के लिए हम लोग क्या करते हैं, वीडियो को यहीं तक रखते हैं। वीडियो को पूरा का पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए, वीडियो को देखते रहिए और सीखते रहिए। बोर्ड पेपर बहुत ही नज़दीक है, तैयारी को एकदम अपने चरम सीमा पर बूस्ट करते रहिए। बार बार रिवीजन करिए, नोट्स बनाइए और सारी चीज़ों को एकदम याद करते हुए चलिए। प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करिए ताकि आप जब बोर्ड पेपर में बैठो तो आप अच्छा से अच्छा नंबर प्राप्त करके आओ, ठीक है। और ये हमारा पूरा का पूरा कंटेंट जो है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में लगा देंगे, आप वहाँ से लिंक के थ्रू आप वहाँ पर जुड़ जाइएगा, ठीक है। ये पूरा का पूरा जो हम यहाँ पर लिखे हुए हैं ये सारी की सारी चीज़ें आपको क्या हो जाएंगी, वहाँ पर मिल जाएंगी, ठीक है, PDF के रूप में। और आप चाहो तो बाद में इसको मतलब पढ़ सकते हो। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को आप ख़त्म करते हैं। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आई है तो दोस्तों तक इसे शेयर भी कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है। मिलते हैं इसी के साथ एक अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। ऐसे पढ़ाई करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।